नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो और दोस्तों मेरी यहाँ पे जो है मॉर्निंग का रोटी और सब्जी बन चुका है। सोनू स्कूल जा चुका है और ये दोपहर के लिए खाना बना रही हूँ। सुबह में बनाए थे आलू के भुजिया जल्दीबाजी में, और बच्चों को जो है टिफिन में डाल दिया था, वो लेके चला गया। उसके बाद में यानी सोनू को भेजने के बाद में यहाँ पर मैं दोबारा से लंच की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो खाना है 2 टाइम का हो जाएगा, रात को नहीं बनाऊँगी। और अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी 12 करीब बज रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो है टमाटर वगैरह जो सब कुछ तैयारी कर लिया था। आलू को फ्राई करके ले लिया, आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ और भुजिया भी आलू के बनाई। तो थोड़ा डर सा लग रहा है, लेकिन जो भी है भगवान अच्छा करेगा, क्योंकि आलू की भुजिया और आलू की सब्जी है ना, बच्चे कई बार पचा नहीं पाते और पचाने में तकलीफ होती है, इस वजह से। तो जी मसाला को यहाँ पर मैंने पका लिया था और उसमें सूखा मसाला वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया, नमक वगैरह। और जिस टाइम आलू को फ्राई किया था उस टाइम भी नमक मैंने डाला था। तो अब मैंने डाल दिया थोड़ा सा ग्रेवी, क्योंकि चावल के साथ खाने के लिए ना ग्रेवी सही रहती है, नहीं तो खाया नहीं जाता सूखा सूखा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्रेवी। डालने के बाद में मछली, और ये मछली कल का है, कल जो मैंने फ्राई किया था ना वही मछली है। तो देख सकते हैं ग्रेवी में बॉयल आने वाली है और गैस को मैंने फुल कर दिया। तो जैसे ग्रेवी में बॉयल आ गया ना, तो मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इससे सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर ना बहुत ही बढ़िया आती है। और उसके साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरे धनिया का डंठल और पत्ता काट कर रखा है। पत्तों को थोड़ा सा अलग रख दिया, क्योंकि उससे मैं बैंगन की भरता बनाने वाली हूँ। और जो कम थोड़ा सा पका हुआ पत्ता रहता है ना, वो वाला पका हुआ पत्ता और डंठल को है ना डाल दिए काट के इस सब्जी में। एक्चुअली डंठल में भी काफ़ी सारा है ना फ्लेवर वगैरह होती है, जो कि अक्सर हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर होती है, टेस्टी भी होती है। तो दोस्तों ये हो गया किचन की थोड़ा सा ही साफ़ सफाई, क्योंकि इतना सा जगह मुझे चाहिए होगा। और जैसे जैसे महीने ख़त्म होते जाता है ना, या फिर महीने ख़त्म होने से पहले घर में हर सामान है ना ख़त्म सा होने लग जाता है। और वैसे मेरा इस टाइम हालत बनी हुई है, घर का लगभग सारे सामान जो है ख़त्म मतलब होने वाला है। और 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो रही है और घर का काम पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ। सारा काम ऐसे होल्ड पड़ा हुआ रहता है। बस इतना काम करती हूँ जितना बच्चों का काम चल जाए, मेरे काम चल जाए, और खुद का हेल्थ का ध्यान रखते हुए इतना सा काम करती हूँ। क्योंकि अगर ऐसी अवस्था में ज़्यादा काम करूँगी, अगर बिस्तर में पूरी तरह पड़ गई, तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, जब मेरे अलावा कोई है ही नहीं। वैसे भी 2-3 दिन से है ना बच्चों को एक ही टाइम का खाना दे पा रहे थे, 2 टाइम का नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि खड़े होने की क्षमता नहीं थी। आज थोड़ा सा ठीक ठाक महसूस कर रही हूँ, ना तो सही हूँ ना मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक ठाक है। तो दोस्तों चीनी ख़त्म हो गया था, तो सबसे पहले चीनी में मंगाई थी सोनू से, तो चीनी की जो है डब्बे में भर के और रख दिया। अब आती है बारी नमक की। नमक भी है ना पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एक बार तो सोची डब्बे को माज लूं, फिर मैंने सोचा कि ये डब्बा फेंकने लायक हो गई है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए एसी में रख रही हूँ। और नमक का डब्बा जैसे एक बन जाता है ना, तो दूसरे का मन भी नहीं करता। तो इस डब्बे में जो है नमक रखती हूँ। ये च्यवनप्राश का डब्बा था, मम्मी लेके आई थी, तो उसी डब्बे में जो है रखती हूँ। बहुत साल हो गई, इसलिए फेंकने का भी मन नहीं करता। किसी भी चीज़ से एक लगाव सा हो जाता है ना, अगर किचन में रख देते तो नमक डाल रही हूँ, लेकिन नमक है ना गीला सा लग रहा है। और ऐसे मौसम में है ना, जैसे बरसात की मौसम होती है, तो इसमें थोड़ा गीला गीला टाइप का हो जाता है, जो अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करें। तो फाइनली जो है जितना डब्बे में आया उतना तो भर दिया। और ये जो नमक का थैलियन है ये 2 किलो का है, इसलिए देखिए थोड़ा बच्चे सा गए हैं। तो फिर याद आया एकदम से मसाला दाने में तो नमक भरा ही नहीं था, तो उसमें भी भर दिया। तो अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, यानी वो जो च्यवनप्राश का डब्बा है 1 किलो भर के, और इतना सा बच गया है नमक। इससे पहले भी मैंने इस थैली में से निकाल लिया था। तो नमक और चीनी का काम तो हो गया। अब बाकी बचा हुआ आटे का जो पीपा है वो उसको भी मैंने धो के मतलब रख दिया, और चावल का भी डब्बा जो है उसको भी धो के रख दिया। जब टाइम मिलेगा तब करूँगी। और फिलहाल आटा और चावल मेरे पास जो है भी नहीं, देखना पड़ेगा, मतलब लाना पड़ेगा। और दुकान आजकल क्या बरसात की वजह से पूरी तरह से जो है खुल नहीं रहा है। छोटू यहाँ पे रो रहा है, और एक्चुअली ये इसलिए रो रहा है, उठ तो गया था सुबह जल्दी 5 बजे उठ गया था ये मेरे साथ में। तो अब इसे सोना है, तो इस टाइम अगर मैं इसे सुला दूंगी ना, रो रहा है, तो फिर क्या सोनू आएगा उसके बाद में, फिर उसे नहीं सोने देगा। इस वजह से उसे सुलाऊंगी नहीं, एक साथ वो आए ना उसके बाद में खाना वाना खिला के जो है बाद में एक साथ सुलाऊंगी। तो जी दोपहर की 1 बज चुकी है। मैं और छोटू यहाँ पे बैठे हैं, देखो पेड़ के नीचे, यहाँ पे छाँव बहुत ही बढ़िया है। और वैसे भी बरसात होने की वजह से ना मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, ठंडा ठंडा कुल हो चुका है ना छोटू, लग रही है ना ठंडा। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह 7:30 बजे सोनू निकल जाता है, यानी 7:19 पर जो फिक्स वो घर से निकल जाता है, मैजिक में होता है। तो उसके बाद में से ना 1 कब बज जाता है पता ही नहीं लगता। और देखिए जब वो स्कूल जाता है ना, तो उस टाइम मतलब 7:30 भी नहीं होता है। सोचती हूँ कई बार कि सोऊंगी, नहीं सो पाती हूँ। मतलब टाइम बहुत सारा होता है 1 बजे तक। अगर इंसान चाहे ना नाइट में अगर नहीं सोए तो सो सकते हैं,
लेकिन नींद ही नहीं आता है। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, यानी 1-2 दिन सोने की कोशिश की, सोई थी, नींद ही नहीं आती। पता है नींद कैसे नहीं आती? ऐसे याद आती है कि बच्चा स्कूल गया हुआ है, कब तक आए, कहीं ऐसा नहीं वैन वाला आए और फिर घूम के चले जाए। बहुत सारी वजह है, इस वजह से नींद नहीं आती। तो इससे अच्छा तो यही है, जग लो और 1 बजे तक घर का सारा काम जितना भी है कंप्लीट कर लो। और कंप्लीट करने के बाद में जैसे फिर बच्चा आए, एक साथ उसको खाना वगैरह खिला के, नहला के, धुला के, उसको सुबह तो मैं नहलाती नहीं हूँ क्योंकि उसका तबीयत ख़राब रहती है और ठंड की उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, कोल्ड का। तो एरोप्लेन दिखेगा नहीं पेड़ की वजह से, तो इसलिए वो जब स्कूल से आ जाता है ना, उसके बाद में उसको नहलाती हूँ और एक साथ ही नहलाती हूँ दोनों को। इसको भी नहलाऊंगी, ये भी नहीं नहाया। नहाया? नहीं नहाया। नहीं नहाया। खाना खाया? नहीं खाया। नहीं खाया। तो दोनों को नहला के, और यानी कि तीनों जने एक साथ नहा के, खाना खा के, फिर दोनों बच्चों को रेस्ट कराऊंगी। फिर मैं करूंगी जो भी वीडियो एडिट वगैरह बाकी है। बस अब आने के इंतज़ार है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई है, 10 मिनट इस वजह से बैठना पड़ रहा है। कौन मिलाएगा दूध? क्या बोल रहे हो? दूध कौन मिलाएगा? दूध कौन लाएगा? ओ, सब्जी वहाँ पे डाल दिया। सब्जी वहाँ पे डाल दिया। अच्छा, आप टेंशन मत लो, सब्जी है आपके लिए। और दूध ले आऊंगी मैं आपके लिए, गरम कर दिया मैंने। अरे पापे। हाँ तो ले आऊंगी, वहाँ से दूध ले आऊंगी, आप टेंशन मत लिया करो। मम्मा है ना, मम्मा ले आएगी, आप टेंशन क्यों लेते हो? दूध मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसको तो शाम का टेंशन हो रहा है, दूध चाहिए शाम को। अभी से बोल रहा है दूध ले आओ दुकान से। दूध कौन लाएगा अगर आप सो जाओगी तो? यानी जैसे ऐसे होता है ना, 1 बजे अगर सो जाती हूँ तो फिर शाम को उठती हूँ, तो शाम को मैं फिर बाहर नहीं जाती हूँ, कोई काम होता है इमरजेंसी वाला तभी निकलती हूँ, नहीं तो नहीं निकलती हूँ। तो ये बोल रहा है अगर आप भी सो जाओगी तो दूध कौन लाएगा, आप मत सो, या फिर दूध अभी जाके ले आओ। आपके लिए दूध है बेटा, अभी गर्म किए ना आधे किलो दूध। अरे होता है, दुकान होता है। आप टेंशन मत लो, दूध आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। जब पीना हो तो बोल देना है। हाँ उधर दुकान है, चलेंगे साथ में ले आएंगे। तो ताई कौन जाएगा? मैं जाऊंगी, मैं ले आऊंगी बस। अरे मुझे ताई से घूम के कौन नहीं जाएगा? ठीक है चलो, हम साथ जाके फिर ले आएंगे, ठीक है। सो नहीं, यहाँ पे बैठो, यहाँ नहीं सोते बेटा, ऊपर से कुछ है ना, चिड़िया उड़िया बीट कर देगा, ठीक है। ठीक से बैठो, चप्पल गिरा दिया, भाई आने वाला है, चलेंगे अंदर। हम दोनों तो बैठे हैं इस डंडे के ऊपर ना, यानी नाला है पीछे, दिखाऊं क्या? ऐसे नाले के ऊपर बैठे, अगर जरा सा भी इसको पकड़ ऐसे रखी हूँ ना कि ये जरा सा हिले नहीं, जरा सा हिल गया ना तो सीधे पीछे निकल जाएगा और मैं भी निकल जाऊंगी पीछे, और ऐसा दुर्घटना हो जाएगा ना, कांच ऊँच है इसमें, बहुत भयंकर चोट लग जाएगी। देखिए, रुकिए, देखिए यहाँ पे जो नाली है, ये पानी वगैरह जो है बहने के लिए होगा शायद, तो ये पूरा सूखा है, कचरा उचरा डाल रखा है, पूरी तरह से भर चुका है। तो इसी के ऊपर हम लोग बैठे हैं, इसीलिए छोटू को है ना ऐसे पकड़ रखी हूँ कि अगर वो पीछे मान लीजिए इस तरफ स्लिप हो जाए, चोट लग जाएगी। कांच ऊँच बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कांच है। इसी वजह से है ना इतना कस के पकड़ रखी हूँ जोर से, कि ना ये स्लिप ना हो जाए अंदर पीछे, नहीं माथे में लग जाएगी चोट। अरे गुल्लू, अरे मारा गुल्ला रे, माता से खून निकालेगी, माता से खून निकालेगी। मेरा बच्चा जी। सोनू आ चुका है और खाना वाना जो है खा लिया है, अभी उसको लेके बैठी हूँ थोड़ा सा किताब, क्योंकि इस स्कूल में जब से ये जा रहा है ना, तब से मैं ऑलरेडी जो है मेंटली डिस्टर्ब रह रही हूँ। डिस्टर्ब इसलिए रह रही हूँ, ना तो यहाँ से होमवर्क मिल पाता है, और जो होमवर्क मिलता है ये मतलब नॉर्मली सी ये प्रेप वाली बच्चों के लिए नहीं है। मैंने कई बार जो है उनसे बात की, लेकिन सुनते ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूँगी इसे घर पर ही तैयारी कराने की। लेकिन पता है मेन तकलीफ ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग रही है, और इस टाइम मैं जो बैठी हूँ ना, मैं पता नहीं मैं किसकी कसम खाऊं। मैं मेरी दुनिया में है ना इस टाइम 2 बच्चे हैं और एक बूढ़ी माँ है, तो मेरी माँ बहुत दिन हो गए बीमार हो रही है, तो उसका भी कसम मैं नहीं खा पाऊंगी, और भगवान की कसम मैं खाना नहीं चाहती हूँ।
और मेरा बच्चा वैसे बीमार रहता है तो उनका भी कचम नहीं खाऊंगी मैं, प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैं अभी भी जो बैठी हूँ ना इस टाइम आप लोगों के सामने, इतना भयंकर पेट में दर्द हो रही है, इतना भयंकर पेट में दर्द हो रही है कि मैं यहाँ बैठ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी बैठी हूँ क्योंकि बच्चे का पढ़ाई पूरी तरह से खराब हो चुकी है और इसके लिए मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन मैं नहीं सफल हो पाई। आज सोनू को जिस टाइम मैं बाहर बैठ के आप लोगों से बात करी ना, उस टाइम तक मैं ठीक ठाक थी। ठीक ठाक का मतलब थोड़ा खुश थी कि दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था। जैसे बहन वाला आए, बच्चों को छोड़ा, बच्चों को छोड़ने के बाद में उसके साथ में रोजाना बहसबाजी होता है। मान्यवर नहीं हुआ मेरे बच्चों को स्कूल जाते हुए, लेकिन रोजाना बहसबाजी होता है। अब क्या करूं, अगर मैं प्रिंसिपल को कहूं तो प्रिंसिपल 2 मिनट के लिए बोल देता है मैंने समझा दिया फलाना ढिकाना, फिर घूम के वही बात हो जाता है। और आज फिर मैं सोचा कि ना उनसे ये कह दूं कि पैसा मेरे को दे दो वापस मुझे, जो मैंने फीस जमा करा दिया, और मेरे को नहीं भेजना मेरे बच्चे को। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ मेरे बच्चे का ऑलरेडी लाइफ खराब हो चुकी है, अगर वो स्कूल नहीं जाए तो उसका पूरी जिंदगी जो है यानी साल भर उसका खराब हो जाएगा, जिससे उसके लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि बच्चा अभी बड़ा हो चुका है। तो बहुत कुछ सोचने के बाद में अपने दिमाग में जो है समझाया, तो बहुत कुछ सोचा। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए कि मैं वो इंसान जो ड्राइवर है ना इतना गंदा है कि रोजाना कुछ ना कुछ बहाना बनाता है, रोजाना झगड़ता है। तो ऐसे इंसान के साथ में बच्चा भेजती हूँ, मुझे डर सा लगता है। तो प्रिंसिपल मुझे एक ही बात कहता है, आप टेंशन मत लो, बच्चे सेफ्टी से आएंगे, सेफ्टी से जाएंगे, आप परेशान मत होया करो। लेकिन वो जो ड्राइवर है ना मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर मतलब दे रहा है, क्योंकि एक बच्चा है। उनको पहले सोचना चाहिए था कि एक बच्चा है उसके लिए तुम्हें आना है नहीं आना है, उसी टाइम मना कर देता। अब ड्राइवर का क्या है, स्कूलों के साथ में व्यवहार था। अब वो क्या उनको मना नहीं कर पाया, मेरे को हाँ भर दिया, और जब हाँ भर दिया तो मेरे को आके रोजाना कहता मैं एक बच्चे के लिए नहीं आऊंगा, मैं कैसे आऊं, जबकि पैसे के लिए मैंने उनके साथ में कोई बहसबाजी नहीं किया। मेरे घर से पास में ही पड़ता, ज्यादा दूर नहीं है, दूर तो है लेकिन हाँ कि मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है। इतना दूर है कि मतलब बच्चे पैदल जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, उन्हें परेशानी होगी। तो फाइनली वो बंदा ऐसे बोलता है कि मेरी है ना पैसे की नहीं पड़ता है, पैसे की नहीं पड़ता है। अब इसमें बताइए मैं क्या करूं, मैं उनको 9-10 हज़ार रुपए तो दे नहीं सकती एक बच्चे के लिए। अब उनका रोज का रोना है, रोज का बहसबाजी, मेरा रोज का टेंशन। और मेरी वैसे भी मेरा बच्चा 3-4 दिन गया नहीं थे, शुक्रवार को स्कूल गया, वो भीग के आया था, वहां पे पता नहीं कैसा भीगा है भगवान जाने। उसको फीवर चढ़ गया था, कोल्ड हो गया था, कोल्ड अभी भी है बहुत बुरी तरह से, लेकिन यह है कि हाँ ठीक है। लेकिन उस बहन वाला जब भी आता है बच्चों को छोड़ेगा तो 2 बार सुनाएगा, सुबह लेके जाएगा तो 2 बार सुनाएगा। अब ऐसे आदमी को ना बच्चे देने से भी डर लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो स्कूल वाला पैसे ना दे तो मैं दूसरी स्कूल में बच्चों को एडमिशन करा नहीं सकती। और इस साल अगर मैं निकालूं, मान लिया आजकल मैं अगर बच्चे को निकालूं तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और जो किताबें मैंने अभी भी 3,000 रुपए की खरीदे है, 2,300 रुपए की तो किताबें आई है, कॉपियां आई है 500 कुछ 1 रुपए की। तो और वैन भाड़ा वगैरह जो लगता है, ऑटो किराया वगैरह, उसको तो छोड़िए, बस किताब ही टोटली कॉपी और किताब पेंसिल रबर आया 3,000 रुपए का, तो वो बिल्कुल ही बेकार जाएगा। ड्रेस आई है 600 रुपए की, तो यानी सारे चीजें बेकार जाएगी। और फिर ऐसे इंसानों को हाथ में बच्चे सौंपती हूँ ना, कलेजा धक 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 करता रहता है। बच्चा घर पे आता है तो परेशान रहती हूँ, बच्चे को स्कूल भेजती हूँ तो ये टेंशन लगी रहती है कि उसने बच्चों को मतलब सेफ्टी के साथ में पहुंचाया नहीं पहुंचाया, कि बच्चों के साथ में कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं उसको डांटा तो नहीं, कहीं उसे ऐसा तो नहीं बोला कि सड़क जाओ, या कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक इंसान का अगर बर्ताव इतना ज्यादा गंदा है ना तो उस इंसान के साथ में बच्चों को भेजना मतलब अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी, जो भी इंसान मेरी बच्चे की हिस्से का खाना, खुशियां, मेरे बच्चे के हिस्से का सब कुछ, मुस्कान वगैरह लूट के अपने आप को खुश नसीब या खुश किस्मत समझ रहा है ना, और जो इंसान मेहनत करके अपने बच्चे को ना दे के बच्चे का पढ़ाई बर्बाद करके दूसरे के बेटे को ऐश करा रहा है ना, तो भगवान मैं आपसे कहती हूँ, मैं अगर सच्ची हूँ, अगर गलत नहीं हूँ, एक माँ अगर सच है ना तो उसका इंसाफ तो मुझे चाहिए। आपसे भी मैं लड़ जाऊंगी क्योंकि मेरा बच्चों का कोई गलती नहीं है। अगर मैं अपनी जगह सही हूं तो मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मैं गलत हूं, कुछ गलत हर तरह से अगर मैं गलत हूं, अगर एक औरत गलत भी होती है ना फिर भी सफाई देती है, सफाई मांगती है, तो वैसा अगर मैं हूं तो मुझे इंसाफ नहीं मिले, ना ही भगवान भी मेरे को रास्ता दिखाएगा।
लेकिन अगर मैं सच हूं, अगर मेरे बच्चे सच है, सच में दुख पा रहा है, इतना ज्यादा परेशान हो रहा है ना, तो भगवान जरूर इंसाफ करे। जो भी इंसान मेरे बच्चे का हिस्से का खा रहा है, मुस्कान उसके दूसरे के होठों पर खिल रहा है, मेरे बच्चा मुरझाया हुआ है, सुबह जाता है तो मैं दहशत में रहती हूँ, आता है तो मैं दहशत में रहती हूँ। मेरे बच्चे का जिंदगी जिसने भी नरक बनाया, आज मैं पेट की दर्द के मारे है ना, ऐसे कप रही हूँ अंदर से, ऐसे कप रही हूँ बुरी तरह से, फिर भी बैठी हूँ बच्चे के साथ में ताकि उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में मैं उसे खाना खिलाऊं, दवाई दूं, फिर मैं उसको सुलाऊं। इतना ज्यादा तकलीफ अगर बच्चे को देना ही था तो इस दुनिया में लाता ही क्यों है तू? और अगर लाया है, तू चला गया है, तूने शादी कर लिया, अपना एंजॉय कर रहा है, बाढ़ में जाओ, तुम चूल्हे में पड़ो। कम से कम बच्चे का पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो दे दो। वो भी मेरे को मत दे, मैं अपने हाथ में पैसा नहीं मांगती। तू स्कूल का फीस पे कर दे, ट्यूशन का फीस पे कर दे, इसका कॉपी किताब का फीस पे कर दे, कॉपी किताब ला के दे दे मेरे को। मेरे को कुछ ही नहीं चाहिए, चाहे तू शादी कर ले, चाहे चूल्हे में पड़ ले, चाहे काय भी कर ले, मेरे को अब तेरे से कोई मतलब भी नहीं है। अभी जितना भी मतलब रख रही हूँ ना बच्चे के लिए, जो भी मैं बोल रही हूँ, शायद किसी दिन ऐसा हो कि वो भी बोलना मेरा बंद हो जाए। आजकल तेरे को मैं फोन भी नहीं करती, कुछ ही नहीं करती हूँ ना, एक दिन ऐसा आएगा तू तरसेगा मेरे बच्चों के लिए, मैं नहीं तरसूंगी, क्योंकि मेरा अंतरात्मा ना यहाँ से घायल हो गई है, छलनी हो गई है। मेरा बच्चा उस आदमी के साथ जाता है जो चिक 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 करता हुआ लेता जाता है, रोता हुआ, पैसा देने के बावजूद भी। और उस आदमी के साथ मैं तब तक इंतजार करती हूँ जब तक मेरा बच्चा घर पे नहीं आता। मेरा जीव है ना ऐसे हथेली पे रहती हूँ, कहती हूँ हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। मैं भगवान की तब तक रोती हूँ जब तक मेरा बच्चा घर पे सही सलामत लौट के ना आए। अभी महीने भर में नहीं हुआ, मेरा बच्चा जो दुनिया के टॉर्चर सह रहा है ना, तू भी सहेगा। अगर मैं और मेरा बच्चा अपनी जगह पर सही है तो मैं गलत नहीं हूं। तो क्योंकि कोई भी इंसान का अगर सही होता है ना तो उसका कभी उसके साथ गलत नहीं हो सकता। तकलीफें जरूर होगी लेकिन गलत नहीं हो सकता। और जो इंसान मेरे बच्चे का रोज खा रहा है ना, रोटी और मुस्कान जो भी है, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा बच्चा दुनिया की नजरों में कितना क्या झेल रहा है ना, वो मुझे पता है और मेरे बच्चों को पता है। तो कभी सुखी नहीं रह पाएगी, ये मेरी बद्दुआ है जिंदगी भर। जैसे मैं तड़प रही हूँ ना, अगर मैं सच में तड़प रही हूँ, अगर मुझे सच में इस कलेजा के अंदर तड़प हो रही है ना, तो तू जरूर तड़पेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरा बच्चा जितना दुनिया का दुख झेलेगा तू भी उतना ही झेलेगा। मेरे बच्चे को जितने तकलीफें होगी तो उतना ही तकलीफें होगा। और तेरा जो सौतेला बेटा है ना, जो 27 साल का, जो तेरे को उतना ही तकलीफ देगा जितना आज मेरा दुख पा रहा है मेरा ये मासूम सा बच्चा। उसको इतना ज्यादा तकलीफ तूने दी है ना, कभी खुश नहीं रहेगा। मेरी बद्दुआ है ये, बद्दुआ अंतरात्मा से एक माँ की बद्दुआ है।